नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस में। मैं जितेंद्र सिंह जीतू एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की एक नई क्लास। और इंग्लिश ग्रामर में आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है मोडाल्स। तो सबसे पहले वो सभी साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको चैनल के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसका नाम क्या है? मोडाल्स। मोडाल्स। अब मोडाल्स होते क्या हैं? मोडाल्स एक्चुअली में एक पार्ट होता है किसका? मोडाल्स पार्ट होते हैं ऑक्सिलियरीज का। ऑक्सिलियरीज। अब सवाल आएगा कि ऑक्सिलियरी क्या चीज़ है? तो ऑक्सिलियरी क्या है? ऑक्सिलियरीज होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाएं। वो सभी की सभी वर्ब्स जो किसी भी सेंटेंस में आकर उस सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है उसकी हेल्प करते हैं उस सेंटेंस का एक एग्जैक्ट एक निश्चित मीनिंग निकालने के लिए। तो मोडाल्स का काम भी यही होता है। मोडाल्स भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस में आई हुई मेन वर्ब की क्या करेंगी? सिर्फ हेल्प करेंगी उस सेंटेंस के मतलब को एग्जैक्ट निकालने के लिए। तो जो ऑक्सिलरीज होती हैं ये ऑक्सिलरीज हमारे पास होती हैं तीन तरह की। कितनी तरह की होती हैं? तीन तरह की। अब तीन तरह की कौन सी हैं? सबसे पहली तरह की जो ऑक्सिलरी हमारे पास होती हैं वो होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हमने टेंसेस वगैरह के दौरान की हुई हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में मेन रूप से हमारे पास होती हैं क्या? बी, हैव और डू। ये तीन मेन रूप से हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं। इन तीन के ही पार्ट्स को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो बी जो होता है इसके अंदर आ जाते हैं इज, एम, आर या फिर वॉज और वर। इसके अलावा बीन भी है, बीइंग भी है, वो अलग चीज़ है। मेन रूप से ये आ जाती हैं। इसी तरह से जो हैव होता है, हैव के हमारे पास पार्ट्स होते हैं क्या? हैज़ और हैड। ये होते हैं हैव के पार्ट्स। इसी तरह से डू है, इस डू के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? डज और डिड। ये सभी होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हम एक्चुअल में टेंसेस के दौरान पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है हमारा जो आज का टॉपिक भी है वो क्या है? मोडाल ऑक्सिलरीज। मोडाल ऑक्सिलरीज। अब मोडाल ऑक्सिलरीज में क्या क्या आता है? जैसे आपका विल है, शैल है, वुड है, शुड है या फिर कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी की सारी होती है हमारी मोडाल ऑक्सिलरीज। और जो तीसरी तरह की ऑक्सिलरी हमारे पास होती है उनको हम बोल देते हैं एक तरह से क्या? मार्जिनल ऑक्सिलरी। मार्जिनल ऑक्सिलरीज इन्हें क्यों कहा जाता है? मार्जिनल ऑक्सिलरीज एक्चुअल में इन्हें ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास ऑक्सिलरीज आएंगी वो ऑक्सिलरीज एट सम टाइम्स मोडाल्स की तरह यूज हो रही होती हैं, यानी कि मोडाल्स की क्वालिटीज़ को कैरी करती हैं, और कुछ हिस्सों में वो प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह भी काम कर रही होती हैं। इसमें मेन रूप से हमारे पास तीन होती हैं। तीन में क्या क्या है? सबसे पहले नीड है, डेयर है और यूज टू है। ये तीन जो हमारी ऑक्सिलरीज होती हैं इन तीनों के अंदर ऐसे गुण होते हैं कि ये कहीं कहीं पर मोडाल्स की तरह इस्तेमाल होंगी और कहीं कहीं पर ये प्राइमरी की तरह इस्तेमाल होंगी। तो ये तीनों होती हैं हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरीज। तो ये तो था हमारा ऑक्सिलरीज के बारे में कि ऑक्सिलरी क्या चीज़ है, ऑक्सिलरीज में होता क्या क्या है। लेकिन हमारा जो मेन पार्ट है वो मेन पार्ट आज हमें क्या करना है? आज हमें सीखना है मोडाल्स को। तो आइए हम मोडाल्स की दुनिया में घुस जाते हैं। अब सबसे पहले मोडाल्स को करने से पहले हम सीखेंगे कि मोडाल्स जो हैं
उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी से अलग क्यों किया गया है? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो उनके अंदर प्राइमरी से अलग होती हैं, या फिर ऐसी क्या वजह है जिस वजह से उन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर काउंट नहीं कर सकते हैं? तो क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं मोडाल्स के अंदर? सबसे पहली जो क्वालिटी होती है मोडाल्स के अंदर वो क्या होती है कि जो मोडाल्स होते हैं वो कभी भी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकते। यानी कि हमारी पहली क्वालिटी आ गई क्या? कांट बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होंगे मोडाल्स कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर। अगर आप बिना किसी वर्ब के सिर्फ मोडाल्स की सहायता से उस सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहेंगे तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। मैंने अभी अभी आपको एक्सेप्शन बताया। एक्सेप्शन क्या है? हमारी मार्जिनल जो ऑक्सिलरीज हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरीज में हमारे पास यूज टू है, नीड है और डेयर है, वो मोडाल्स का पार्ट भी होते हैं, तो वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन जो आमतौर पर जो मोडाल्स होते हैं वो कभी भी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे। जैसे अगर आप एक सेंटेंस लोगे, आई कैन यू, ये हमने एक सेंटेंस लिया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, आई को एक सब्जेक्ट के रूप में हमने इस्तेमाल किया। आई को हमने यहाँ पर क्या मान लिया? एक सब्जेक्ट। यू हमारा क्या हो गया यहाँ पर? एक ऑब्जेक्ट। और कैन को हम एक मेन वर्ब की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करके देख रहे हैं क्या एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है। अब अगर आप इस सेंटेंस का मतलब निकालने की कोशिश करोगे तो आई कैन यू, मैं तुम्हें सकता, क्या सकता? कुछ नहीं सकता। यहाँ पर इसका मतलब निकला ही नहीं। लेकिन देखिए जैसे ही आप इस सेंटेंस को एक वर्ब दे दोगे, जैसे आपने एक वर्ब दे दी क्या? टीच। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? आई कैन टीच यू, कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। अब इस सेंटेंस के पास अपना मतलब है। यानी कि हमारी पहली क्वालिटी मोडाल्स की क्या है कि मोडाल्स मेन वर्ब की तरह कभी काम नहीं करेंगे। दूसरी क्वालिटी हम देखते हैं। दूसरी क्वालिटी मोडाल्स के अंदर क्या होती है? मोडाल्स के ऊपर कभी भी जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्या लिखेंगे इसको हम? इसको लिखेंगे नो इफेक्ट ऑफ द नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, वो किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है, उसका मोडाल्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। किस तरह से नहीं पड़ रहा होता हम समझ के देखते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आया आई, और आई के साथ मान लीजिए आपने लगा लिया कैन। अगर उसी सेंटेंस में आप आई की जगह सब्जेक्ट ले लोगे वी, जो कि आई का प्लूरल भी है, हमने नंबर चेंज कर दिया तो वी के साथ भी क्या आएगा? कैन। अब हम पर्सन चेंज करके देखते हैं, आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन में है, हम इसी को थर्ड पर्सन में ले जाते हैं। थर्ड पर्सन में हमारे पास ले लिया हमने ही, तो उसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ही के साथ भी आप क्या लगाओगे? कैन। तो देखा आपने यहाँ पर ये जो कैन है इसके अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया, कोई इफेक्ट हमारे नंबर और पर्सन का नहीं पड़ रहा। तो मोडाल्स की दूसरी जो मेन क्वालिटी आ जाती है वो क्या हो जाती है कि मोडाल्स नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, उनके ऊपर नंबर पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दो क्वालिटीज़ हमने कर ली हैं। तीसरी क्वालिटी क्या है मोडाल्स के अंदर? मोडाल्स के अंदर तीसरी क्वालिटीज है कि मोडाल्स कभी भी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल, मैंने ये तो बता दिया आपको, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्या होता है? ओनली V1 इज यूज्ड आफ्टर मोडाल्स।
कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में कोई भी मोडाल लगाएंगे, कोई भी मोडाल अगर आप उठा के लगाएंगे तो उस मोडाल के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, उसके तुरंत बाद हमेशा आपको ओनली और ओनली V1 लगानी है। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, आई कैन टीच यू, या फिर हम कोई और सेंटेंस ले सकते हैं, यू शुड गो देयर। देखिए ओनली V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई उसके साथ SEIS नहीं होगा, कोई ING वगैरह नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर हम प्रॉपर मोडाल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोडाल्स के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा आपको इस्तेमाल करनी है। ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का। 3 हमने क्वालिटीज़ मोडाल्स की पढ़ ली। हम चौथी क्वालिटीज़ देखते हैं। चौथी क्वालिटी मोडाल्स के अंदर क्या है, फोर्थ वन इज़ कि मोडाल्स जो होते हैं वो कभी भी नेवर एवर टू इन्फिनेटिव के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगे। क्या लिखेंगे इसको हम, कांट बी यूज्ड एज टू इन्फिनेटिव। अब टू इन्फिनेटिव क्या होता है, यूँ टू इन्फिनेटिव कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, कुछ साथियों ने इसको पढ़ा होगा। जो आपका नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक होता है उसके अंदर आता है टू इन्फिनेटिव, यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहीं से अगर हम समझ के देखें तो क्योंकि मोडाल्स मेन वर्ब होते ही नहीं तो टू के साथ उनका इस्तेमाल होगा नहीं। आपके कुछ मोडाल्स के बाद में टू आता है, मोडाल से पहले कभी भी आपको टू नहीं लगाना है। अगर आप किसी भी सेंटेंस को कभी भी उठाकर देखोगे तो आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा जिस सेंटेंस के अंदर टू के बाद कैन आया हो, या टू के बाद विल आया हो, या टू के बाद शुड आया हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी भी मोडाल्स के साथ टू नहीं लगाया जाता, यानी कि मोडाल्स टू इन्फिनेटिव के रूप में इस्तेमाल कभी भी नहीं किए जाते। अगली चीज़ हम देखेंगे मोडाल्स के बारे में क्या है। मोडाल्स के बारे में जो अगली एक मेन चीज़ है वो क्या है, इसकी 5th क्वालिटी हम कह सकते हैं, वो क्या होती है कि मोडाल्स जो हैं वो कांट बी यूज्ड एज जीरेंट्स। मोडाल्स कभी भी जीरेंट्स की तरह, जीरेंट्स क्या होते हैं, जीरेंट्स का मतलब होता है V1 प्लस ING, कि मोडाल्स को कभी भी हम ING फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कारण इसका भी वही है क्योंकि वो मेन वर्ब नहीं है। अब जो V1 है ही नहीं तो उसके साथ ING क्यों लगेगा। आपने कहीं पर भी कभी नहीं देखा होगा, क्या आपने कभी देखा है शूडिंग, या फिर आपने कभी भी देखा हो क्या कैनिंग, नहीं, ये सभी क्या होते हैं, गलत। मोडाल्स के साथ कभी भी ING फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये 5 क्वालिटीज़ हैं हमारे मोडाल्स की जो हमें बिल्कुल हमारे माइंड में बसा के रखनी है कि इस तरह का कोई भी एरर हमें नहीं करना है। यानी कि अगर हम बात करें कॉमन एरर्स जो आम तौर पर हम लोगों से हो जाते हैं, उसमें हमें इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि मोडाल्स के अंदर ये क्वालिटीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखी जाती हैं। तो ये तो थी हमारे मोडाल्स की मेन क्वालिटीज़ कि मोडाल्स क्या हैं, उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। अब हम आ जाते हैं हमारे मोडाल्स के मेन टॉपिक पर कि मोडाल्स कौन से कहाँ कहाँ किस तरह से किस वजह से यूज़ किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हमारे पास जो मोडाल्स हैं वो हम ले लेते हैं क्या, विल और शैल। आप सोच रहे होंगे इन दोनों को इकट्ठा मैं क्यों ले रहा हूँ। इन दोनों को इकट्ठा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की लगभग क्वालिटीज़ एक दूसरे से मैच करती हैं। मैच किस तरह से करती हैं, देखिए विल और शैल इन दोनों को ही हमेशा फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर। तो पहला इनका जो यूज़ आ गया हमारा विल शैल का, वो क्या आ गया कि विल शैल का इस्तेमाल कहाँ होता है, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा, जैसे वी विल विन दिस
मैच। अब कोई भी आपने मैच लगाया, आप उस मैच के बारे में पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इस मैच को जीतेंगे, आपका विश्वास है ये। लेकिन कब है? फ्यूचर के लिए है कि जैसे ही मैच फिनिश होगा उसका परिणाम क्या आएगा कि हम उस मैच को जीत जाएंगे। तो मोडाल्स की पहली, विल और शैल की पहली यूज़ क्या है कि मोडाल्स जो विल और शैल होते हैं हमारे, वो फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ हमें जो सीखनी है वो सीखनी है कि फ्यूचर के अंदर इनका इस्तेमाल होगा कैसे, कैसे होगा। देखिए नंबर 2 पर, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या है हमारे पास? आई और वी। आई और वी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको मेन रूप से इनके अंदर इस्तेमाल क्या करना है? हमेशा शैल का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सेकंड है या थर्ड पर्सन है तो इसके साथ आपको कौन से मोडाल का इस्तेमाल करना है? तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आम तौर पर क्या आता है? विल लगाया जाता है। जैसे मैंने ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर क्या है कि वो एक श्योरिटी बता रहे हैं, वो एक डिटर्मिनेशन उनकी बता रहे हैं कि हम मैच को जीतेंगे, वहाँ पर वो पलट गया है। लेकिन अगर आप आम तौर पर करोगे तो जैसे मैं एक आम सेंटेंस लेता हूँ, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा। ये आम तौर पर बताया जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ हमने क्या लगाया? यहाँ पर शैल लगाया है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल क्या होता है? शैल का होता है। लेकिन जो हमारा तीसरा यूज़ है, उस तीसरे यूज़ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई कमांड दी गई हो या फिर कोई डिटर्मिनेशन दी गई हो या फिर कोई थ्रेट दी गई हो या फिर कोई प्रॉमिस किया गया हो। 4 चीज़ें ध्यान रखिएगा: कमांड, डिटर्मिनेशन, थ्रेट और प्रॉमिस। अगर ऐसा किसी भी सेंटेंस के अंदर आ रहा है तो वहाँ पर आपको क्या करना है? वहाँ पर इसको आप पलट दीजिएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा, आपके फर्स्ट पर्सन के साथ आपको लगा देना है यहाँ पर क्या? विल। देखिए आपका जब भी सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन तो आपको क्या लगा देना है? विल। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट होगा सेकंड या फिर थर्ड पर्सन तो आपको उसके साथ लगा देना है क्या? शैल। कहाँ पर? 4 चीज़ें ध्यान रखनी है: कमांड, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस। यानी कि एक तरह का आदेश किसी को दिया गया है, डिटर्मिनेशन कोई दृढ़ निश्चय दर्शाया गया है, थ्रेट यानी कि किसी को धमकी दी गई है, प्रॉमिस किसी से वादा किया गया है। अगर ऐसा कहीं पर भी कोई सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है तो उस सेंटेंस के अंदर आपको फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल करना है विल का और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करना है शैल का। जैसे एक कमांड का सेंटेंस हम देखते हैं, यू शैल डू एज आई टेल यू, कि तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। कमांड है तो कमांड में सेकंड पर्सन के साथ क्या आया? हमारा शैल आया है। ऐसे ही देखिए अगर आपका सेंटेंस आ जाता है क्या? आपका सेंटेंस आ जाता है कहीं पर भी अगर डिटर्मिनेशन वाला या फिर थ्रेट वाला। थ्रेट का एग्जाम्पल बहुत आसान, फिल्मों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? आई विल किल यू। सुना है ना, फिल्मों में डायलॉग आता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आया है? विल आया है और सेकंड पर्सन के साथ क्या आया है? शैल आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से इन दोनों का रूप आपस में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड यूज। हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ यूज कहाँ पर होगा? विल और शैल का। देखिए एक टॉपिक होता है इंग्लिश के अंदर ही क्वेश्चन टैग्स। जो हायर क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन साथियों को पता होगा। जो अभी छोटी क्लासेस में हैं आपको धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में पता लगा। एक टॉपिक आता है क्वेश्चन टैग्स।
क्वेश्चन टैग्स जब भी बनाने होते हैं विल और शैल की सहायता से, तो आपको हमेशा उसके अंदर इस्तेमाल इनको इसी तरह से करना है। जैसे लेट अस, खास तौर पर क्वेश्चन टैग कौन से, जो लेट की सहायता से बनाए गए हों। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो लेट की सहायता से बनाए गए और वो क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल हो रहे हो, तो उनमें हमेशा आपको क्या लगाना है, शैल या विल लगाना है। वो मैंने बता दिया कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाना है, सेकंड के साथ क्या लगाना है और थर्ड के साथ क्या लगाना है। जैसे लेट अस गो फॉर ए वॉक, लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलो एक वॉक पर चलते हैं, है ना। अब ये है एक इंपेरेटिव सेंटेंस, लेकिन इस इंपेरेटिव सेंटेंस को अगर हम क्वेश्चन टैग्स के अंदर ले गए, अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि हमें वॉक पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उसको हम किस तरह से लेंगे। देखिए वही सेंटेंस में फिर से लेता हूँ, लेट अस गो फॉर ए वॉक, है ना। तो क्या बनाएंगे इसका क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग इसका बन जाएगा शैल वी। देखिए आया कि नहीं आया आपका शैल, क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आया था। अब ये कई बार आपको इस तरह से भी दिखाई देगा, लेट्स गो फॉर ए वॉक। अब इसका जो क्वेश्चन टैग बनाया गया, वो क्वेश्चन टैग क्या बनाया गया, शैल का इस्तेमाल करके बनाया गया। तो ध्यान रखना आपको, इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो लेट से शुरू होते हैं, उनका अगर क्वेश्चन टैग दिया हुआ, यानी कि अगर आपको यहाँ पर ब्लैंक दिया जाए और आपसे फिल करने के लिए कहा जाए, तो आपको विल और शैल में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। वो आपको उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है जो आपने लगाया है। तो ये था आपका इसका अगला यूज़। उसके बाद नंबर 5 जो हम इसका यूज़ करने जा रहे हैं, नंबर 5 इसका जो यूज़ है वो हमने टेंसेस के दौरान भी हमने इसको किया था। वो क्या किया था, वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इसको हम क्या बोल देते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस, ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जो इफ़ या अनलेस के साथ जोड़े गए हैं, यानी कि उनके बीच में क्या लगाया गया है, इफ़ लगाया गया है या फिर अनलेस लगाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यू शैल नॉट मीट हिम, यहाँ पर इफ आ गया या फिर हमारे पास क्या आ गया, अनलेस आ गया। यू शैल नॉट मीट हिम अनलेस यू गो देयर। अगर इफ से जोड़ा गया होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, अनलेस में एक्चुअल में नेगेटिविटी होती है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। अगर इसको हम इफ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ यू डोंट गो देयर, अगर ये इफ से जोड़ा जाए तो। अदरवाइज अनलेस से होगा तो सेंटेंस हमारा है। देखिए अब एक हिस्से में हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको निशानियां पहचाननी है, फिलअप कैसे करने हैं आपको किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, किसी एकेडमिक एग्जाम के अंदर अगर आपको फिलअप करने हैं तो आपको देखना होगा कि इफ़ या अनलेस से अगर किसी सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, कोई कंडीशनल सेंटेंस है और उसके एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस आपको दिया गया है और दूसरे हिस्से में आपको मोडाल फिल करने के लिए कहा गया है, तो वहाँ पर आप मोडाल कौन सा फिल करोगे, वहाँ पर मोडाल फिल करोगे आप विल या शैल। वो मैंने आपको बता दिया कि विल कहाँ पर आएगा और शैल कहाँ पर आएगा। तो ये सारे यूजेस होते हैं हमारे विल या शैल के। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब विल या शैल के बाद अगला जो मोडाल हमारे पास आ जाता है वो हम ले लेते हैं क्या, वो हम ले लेते हैं शुड। अगला जो मोडाल हमारा है वो हम ले लेते हैं शुड। अब शुड कहाँ कहाँ लगेगा, सबसे पहले शुड को देखते ही आप समझ जाइए शुड क्या है, पास्ट ऑफ शैल है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर शैल लगना था लेकिन वही सेंटेंस अगर पास्ट में है। अब आप कहोगे कि शैल या विल तो फ्यूचर के लिए बताते हैं, सेंटेंसेस ऐसे ही होते हैं, पास्ट में कोई सेंटेंस कहा गया है, पास्ट में कोई बात कही गई है और वो बात फ्यूचर के लिए है। जैसे हम नरेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर शैल की बजाय हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही प्रपोज्ड मी दैट
वी शुड गो टू ए पिकनिक। उसने मुझे प्रपोज दिया कि हमें एक पिकनिक पर जाना चाहिए। अभी प्रपोजल कहाँ कब दिया उसने? प्रपोजल पास्ट में दिया है, लेकिन दिया कब के लिए है? फ्यूचर के लिए। तो ध्यान रखना आपको, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाएगा तो वहाँ पर शैल की बजाय आपको क्या लगाना होगा? शुड लगाना होगा। एग्जैक्ट तौर पर आपको इसको ध्यान रखना है। दूसरा जो हमारा इसका इस्तेमाल होता है, दूसरा इस्तेमाल कहाँ पर होता है? वो होता है कोई भी अगर हमारी मॉरल ड्यूटी दिखाई दे रही है, एक नैतिक कर्तव्य हमें बताया जा रहा है कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस हमें बताया जा रहा है तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। कुछ ड्यूटीज़ ऐसी है जिन्हें हम टाल पाते हैं, कि टालें ना टालें, करें ना करें, हमारी इच्छा पे डिपेंड है। अगर ऐसी ड्यूटीज़ हैं तो वहाँ पर हम शुड लगाएंगे। हालांकि हमारी वो मॉरल ड्यूटी है कि हमें वैसा करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, कुछ करते हैं। अगर ऐसी कोई ड्यूटी आ जाए तो आप क्या लगाओगे? शुड लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल फिलहाल के अगर हम हालातों को देखें तो उसमें हम समझ सकते हैं क्या आ रहा है कि वी शुड हेल्प द पुअर, कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये हमारी एक नैतिक कर्तव्य बनती है, हमारा एक ड्यूटी है हमारी ये एक। लेकिन कुछ लोग करेंगे इसको, कुछ लोग नहीं करेंगे। जब ऐसी ड्यूटी है तो वहाँ पर क्या आएगा? शुड। अगर यही ड्यूटी कंपलसरी हो जाती कि ऐसी ड्यूटी है जिसे हमें करना ही होगा, जैसे एक ड्यूटी हमें दे दी गई कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, अब वो ड्यूटी हमारे लिए कंपलसरी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर कि सर बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैफिक रूलों का पालन नहीं करते, लेकिन आपको पता होगा कि जो ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेगा उसका किसी भी पल चालान हो सकता है, या फिर किसी भी पल उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है, या वो एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। तो उन्हें मानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। वहाँ पर शुड की बजाय आ जाता है मस्ट, जिसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम शुड को करें तो ऐसी मॉरल ड्यूटी जिसको अगर हम टालना चाहें तो टाल भी सकते हैं, वहाँ पर हमें क्या लगाना है? वहाँ पर हमें लगाना है क्या? हमेशा शुड। अगला नंबर 3। नंबर 3 पे हमारे पास क्या आ जाती है? नंबर 3 पे हम इसको सजेशन कह सकते हैं, या फिर एक तरह से एडवाइस कह सकते हैं। तो ऐसी सजेशन या ऐसी एडवाइस ये भी उसी की तरह है जिसे टाला जा सके, जिसे मानना कंपलसरी नहीं हो। वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वहाँ पर हम लगाएंगे शुड। देखिए कैसे, जैसे अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे टीचर्स अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं। क्या समझा रहे होते हैं? कि यू शुड वर्क हार्ड, कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए ऐसी एडवाइस, ऐसी सजेशन जिसे टाला जा सके, वहाँ पर भी क्या लगाया जाता है? वहाँ पर भी लगाया जाता है क्या? शुड। इसके बाद अगला कहाँ पर आएगा? नंबर 4 करते हैं हम। नंबर 4 बहुत ही इजी और बहुत ही ज़रूरी आपको जानना। वो क्या है? कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें लेस्ट लगा हुआ हो। अगर किसी सेंटेंस में लेस्ट लगा हुआ आपको दिखाई दे जाए तो वहाँ पर आपको हमेशा इस्तेमाल करना है किसका? शुड का। जैसे वर्क फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि तेज चलो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लेस्ट लगा हुआ था, आपको कुछ नहीं करना। लेस्ट दिखा, किसी मोडाल के बारे में नहीं सोचना, तुरंत आपको लगा देना है क्या? शुड। लेस्ट वाले सेंटेंस में हमेशा कौन सा मोडाल आएगा? आपका शुड आएगा। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एकेडमिक एग्जाम्स में खास तौर पर, तो ध्यान रखिएगा। लेस्ट मतलब शुड। तो ये हो गए हमारे सारे शुड के यूजेस। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारे पास है वो है शुड के बाद इसी का बड़ा भाई, वो कौन है? वुड। अब वुड जैसे शुड था वैसे ही वुड। पहली चीज इसके अंदर भी वही क्या हो जाएगा?
पास्ट ऑफ विल, यानी कि ऐसे नरेटिव सेंटेंसेस जिनके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस जिनमें विल लगाना था, तो विल की बजाय आप क्या लगाओगे उसमें वुड, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि पास्ट में फ्यूचर के लिए कही गई कोई भी बात, तो विल की बजाय वहां पर क्या लगा दोगे आप, वुड लगा दोगे। पहला यूज कर लोगे शायद। दूसरे यूज पे बढ़ते हैं। दूसरा यूज क्या है इसका? दूसरा यूज है इसका पास्ट हैबिट, यानी कि अगर कोई भी आदत बताई जा रही है जो पास्ट में होती थी तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। जैसे ही वुड बंक द स्कूल इन हिज चाइल्डहुड। किसी भी व्यक्ति के बचपन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बचपन में वो स्कूल को बंक करता था, स्कूल से भागता था, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, हमेशा वुड। पास्ट हैबिट थी उसकी ऐसा करना, तो ये हो गया हमारा वुड। नंबर 3 कहां पर आएगा? नंबर 3 अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जहां पर कंडीशन बताई जाए, अगर वो पास्ट में है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, वुड। चीज वही, अगर आपके सेंटेंस में इफ या अनलेस दिया गया हो, क्या दिया गया हो, इफ या अनलेस दिया गया हो, और इसके बाद आपको सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट या फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस के अंदर आप ये चीज़ कर चुके हो, अगर ये दिखाई दे जाए और इससे पहले आपको कोई मोडाल फिल करने के लिए कहा गया हो, जहाँ पर भी आपको ब्लैंक दिखाई देगा उस ब्लैंक में आप कौन सा मोडाल भर दोगे, वुड भर दोगे। यानी कि वुड के साथ या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर क्या होगा, वुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म होगी, यानी कि वुड हैव थर्ड फॉर्म या फिर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ या अनलेस वाले सेंटेंस में आपको पास्ट इंडेफिनाइट या पास्ट परफेक्ट दिखाई दे जाता है तो आपको क्या भरना है, वहाँ पर कौन सा मोडाल भरना है, आपको हमेशा वुड भरना है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4 हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको ब्लैंक दिया गया हो और ब्लैंक के बाद आपको दिया गया हो क्या, रेदर। अगर ब्लैंक के बाद रेदर है तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही सुहाना वेदर है। क्यों है? क्योंकि ऐसे सेंटेंस में हमेशा आपको क्या लगा देना है, हमेशा आपको ऐसे सेंटेंस के अंदर वुड लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई वुड रेदर सिट हेयर देन गो आउटसाइड। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है ना, तो इतनी गर्मी में बाहर निकलने की बजाय मैं यहीं बैठना पसंद करूँगा। तो क्या बोला, वुड। क्यों बोला? क्योंकि ब्लैंक के बाद क्या था हमारे पास, रेदर था। तो ये हमने 4 यूजेस वुड के कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ क्या है? अगला है हमारे पास, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको दिखाई दे जाता है ब्लैंक के तुरंत बाद लाइक या फिर लव, तो वहां पर भी आपको क्या कर देना है, वुड लगा देना है। जैसे आप किसी से पूछते हो कि आप चाय पीना पसंद करोगे, तो वो क्या बोलता है, आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, कि नहीं चाहे नहीं, मैं तो कुछ कॉफ़ी पीना पसंद करूंगा। अब देखिए ब्लैंक के बाद क्या आया है, लाइक आया है। ब्लैंक में क्या फिल कर दिया आपने, वुड फिल कर दिया। तो ये हो गया वुड का हमारे पास अगला एक यूज़। इसके बाद हमारे पास आते हैं अगले तरह के सेंटेंसेस। वो क्या होते हैं, वो होते हैं एक तरह से सपोजिशनल सेंटेंसेस को बोल देते हैं। सपोजिशनल सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर एज इफ लगा हो, अकेला इफ लगा हो, एज दो लगा हो, या फिर आई विश
लगा हो। अगर इससे कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उस सेंटेंस में भी आपको कौन सा मोडाल लगाना है, उस सेंटेंस के अंदर भी आपको वुड लगाना है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे आई विश आई वुड बाय ए कार। अब कह रहा ना देखो कि काश मैं कार खरीद सकता। आई विश आई वुड बाय ए कार। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आपको कौन सा मोडाल लगा देना है, वुड लगा देना है। इसके बाद एक तरह के और सेंटेंस होते हैं, वो कौन से सेंटेंस है, वो हैं कल्पना वाले सेंटेंसेस, इमेजिनरी सेंटेंसेस, जहाँ पर इमेजिनेशन कर रखी हो। अगर किसी सेंटेंस में इमेजिनेशन है, हम इसको नंबर 7 ले लेते हैं, यानी कि अगर हम इमेजिनेशन को, कल्पना को बताना चाहते हैं, ये एक तरह की कोरी कल्पना होती है जो मतलब जिसके पूरा होने का चांस नहीं है। अगर ऐसी कल्पना वाला कोई सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है तो उस सेंटेंस में भी आप क्या लगाओगे, हमेशा वुड लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। कल्पना है ना कि काश होता, हो नहीं सकता ना। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो वहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम, वहाँ पर भी हमेशा हम वुड लगाएंगे। अब देखिए 2 चीज़ें हैं ऐसे सेंटेंस के बारे में जानने के लिए। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम इसके अंदर वुड भरें, तो पहली चीज़ ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मोडाल्स के अंदर अक्सर सिर्फ 2 ही जगह लगता है। एक तो होता है जहाँ पर किसी के लिए आशीर्वाद मांगा जाए, जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना, मे यू लिव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, लेकिन वहाँ पर क्या आया है, मे आया है। तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन वाले में चांस बढ़ जाता है किसके आने का, वुड के आने का। अब आप कहोगे सर वहाँ पर तो मे भी आता है, तो हमें कैसे पता लगे। दूसरी और सबसे बड़ी निशानी क्या मिलेगी आपको, ऐसे किसी भी सेंटेंस में किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सब्जेक्ट मिलेगा क्या, सिंगुलर, और उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको जो वर्ब मिलेगी वो क्या मिलेगी, प्लूरल। अब देखिए यहाँ पर आमतौर पर आई के साथ क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए पास्ट में अगर है तो, लेकिन यहाँ पर आई के साथ क्या आया है, वर आया है। अगर ऐसा है तो आपको क्या लगा देना है, उस सेंटेंस के अंदर वुड लगा देना है। तो ये थे आपके वुड की यूजेस। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे। आप ध्यान से इन सभी चीज़ों को कीजिएगा, होपफुली आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो अगले लेक्चर में हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा चाहूँगा, लेकिन एक बार फिर से कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से ही आपको मिलते हैं ताज़ा और नए नए आपके अपडेट्स। थैंक यू, शुक्रिया।